बाद में कश्मीरी हिंसा के जांच के नाम पर लीपापोती करने वाली जितनी भी कमेटियां बनी, वो किसी भी कमेटी ने इन पीड़ित परिवारों से, जो सर्बानंद कौल प्रेमी थे या फिर बीके गंजू थे, और ऐसे ही तमाम कहानियां आप माई फ्रोजन टर्बुलेंसेस विथ कश्मीर में पढ़ सकते हैं। इनके किसी भी पीड़ित परिवार से किसी भी कमेटी ने मिलने का कोई भी प्रयास नहीं किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपराधियों को सज़ा दिलाने में ये कितने उत्सुक थे। इस सब त्रासदी के बीच में कश्मीरी पंडितों की केवल 2 लोगों ने मदद की थी। एक तो राज्यपाल स्वर्गीय श्री जगमोहन और दूसरे थे हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजों में कश्मीरी युवाओं के लिए सीटें रिजर्व की, उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया और उनको यथासंभव प्लेसमेंट भी प्रदान किया। केवल इन्हीं 2 लोगों ने उस पीड़ित माहौल में कश्मीरी पंडितों की मदद की। बाकी किसी ने भी इनकी कोई सुध नहीं ली, इनका वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया। 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडित अपने पलायन दिवस के रूप में मनाते हैं और जो कांग्रेसी और तमाम वामपंथी जगमोहन को कश्मीरी पंडितों के पलायन का दोषी मानते हैं, इसी दिन 19 जनवरी 1990 को ही उन्होंने दोबारा कश्मीर के राज्यपाल का चार्जभार ग्रहण किया था। जिस समय वो जम्मू पहुंचे, कश्मीर तक जाने का कोई सुगम साधन नहीं था। सारे सैन्य और पुलिस अधिकारी उनकी अगवानी के लिए जम्मू में पहुंच चुके थे और जब तक वो वहां पे पहुंचे थे तब तक ये सारी हत्याएं हो चुकी थीं और स्थिति ऐसी थी कि उनकी बात सुनने वाला कोई भी कश्मीर में मौजूद नहीं था। जो लोग थे वो इन आतंकवादियों के चट्टे बट्टे थे और इन्हीं की बात सुन रहे थे। इनकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। फ़ोन पे कोई उपलब्ध नहीं था और किसी भी माध्यम से इनकी बात कोई सुन नहीं रहा था। इन्होंने केंद्र को भी कई बार चिट्ठियां लिखी और कुछ किया, लेकिन केंद्र ने भी इनकी बात पर कोई कान नहीं धरा। और अब सब लोग तमाम सारी गलतियों का ठीकरा इन पे फोड़ के किनारे होना चाहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि गुनाह से इनके हाथ कितने सने हुए हैं। आज भी ये प्रायश्चित स्वरूप माफ़ी मांगने के बजाय जिसने मदद की उसी को दोषी ठहराने पे तुले हुए हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, जगमोहन पहले राजनयिक थे जिन्होंने धारा 370 को कश्मीर के विकास और कश्मीर की समस्या का प्रमुख कांटा माना था। कश्मीर की समस्या के लिए प्रमुख जिम्मेदार उन्होंने धारा 370 को माना था और इसके लिए उन्होंने केंद्र को कई बार चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन सरकार ने इस पे कान नहीं धरा था। राजीव गांधी सरकार और बीपी सिंह सरकार ने इस पे कोई कान नहीं धरा था। अपने पहले राज्यपाल के कार्यकाल में जगमोहन सिंह ने वहाँ पे कई मानक स्थापित किए थे, ऐसे कार्य किए थे। कश्मीर को लगभग आतंकवादियों से मुक्त कर दिया था। उस समय केंद्र में मजबूत सरकार थी और इनके साथ थी और इन्होंने आतंकवादियों के ऐसे नाकों चने चबवा दिए कि विवश होकर के सरकार पे दबाव डलवा के इनको वापस बुलवा लिया गया। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान राज्यपाल जगमोहन जी मुफ्ती मोहम्मद सईद तत्कालीन गृह मंत्री को रिपोर्ट करते थे, जो अपने सांप्रदायिक और राजनीतिक स्वार्थों के चलते उन पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे। जब 19 जनवरी 1990 को जगमोहन को राज्यपाल बना के भेजा गया कश्मीर, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद और फारूक अब्दुल्ला दोनों को पता था कि सेना और पुलिस के सभी बड़े अधिकारी और अन्य तमाम बड़े पदाधिकारी प्रशासनिक राज्यपाल की अगवानी के लिए जम्मू चले जाएंगे। ऐसा मुफ्ती मोहम्मद सईद और फारूक अब्दुल्ला दोनों जानते थे और ऐसा ही हुआ। और उसके बाद कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में देश दुनिया से अलग थलग पड़े हुए आतंकवादियों का शिकार होने के लिए अभिशप्त हो गए। जब आतंकवादियों ने वहाँ पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाना शुरू किया तो सबसे पहला जिसे उन्होंने मारा वह आरएसएस कार्यकर्ता था और पहला नेता बीजेपी का था जिन्होंने उसे मारा। उस आरएसएस कार्यकर्ता का नाम सतीश टिक्कू था। मरने वाले बीजेपी नेता का नाम मुझे याद नहीं। जब रूस अफ़गानिस्तान से पीछे हट रहा था तो अफ़गानिस्तान से तमाम आतंकवादी लड़ाके जो क्रूर थे तालिबान के, वो पाक अधिकृत कश्मीर में आ गए और फिर भारतीय कश्मीर के इलाके से युवाओं को बरगला कर वहाँ पे ले जाने लगे और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देने, बाकायदा हथियारों की AK-47 इत्यादि हथियारों को चलाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाने लगी और उनको
उनको उकसाया जाने लगा, पैसा और अन्य माध्यमों से उनको प्रोत्साहन दिया जाने लगा अपने पड़ोसियों की, हिंदुओं की हत्या करने के लिए। मरने वाले बीजेपी नेता का नाम पंडित टीकालाल टपलू था। उनकी हत्या 14 सितंबर के आसपास 1989 में की गई थी। इससे पहले जुलाई से नवंबर 1989 के बीच 70 खूंखार अपराधी जेलों से रिहा किए गए थे, जिसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी नहीं दिया। किसी ने भी इस पे उससे जवाब मांगा भी नहीं। आतंकवादियों ने रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की हत्या की और उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। उसके बाद वो कभी नहीं मिली, क्योंकि नीलकंठ गंजू ने JKLF के आतंकवादी मकबूल भट्ट को मौत की सज़ा सुनाई थी। इस तरह से इन्होंने वकीलों, हिंदू नेताओं, हिंदू अधिकारियों जो पुलिस और सेना में थे, सबको टारगेट किया और एक एक करके इन सबको मार डाला। इन सब के नाम तो रिकॉर्ड में मौजूद हैं और आम हिंदू जन समुदाय जो मारा गया उसका कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आतंकवादी बिट्टा कराटे इन्हीं कश्मीर का ही रहने वाला था, कश्मीर का भारतीय क्षेत्र में, और उसे रेडिकलाइज करके पाक अधिकृत कश्मीर में ले जाया जाता है। वहाँ पे उसको बाकायदा हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ से वापस आके वह सबसे पहले अपने बेहद घनिष्ठ दोस्त को ही गोली मारता है। वह उसके घर जाता है उसको खोजने के लिए, तो उसके दोस्त की बहन कुछ सशंकित होती है और कहती है कि वो घर पे नहीं है। उसके बाद यह चला आता है और बाज़ार में जब उसका वह दोस्त जा रहा होता है मोटरसाइकिल या स्कूटर से, तो उसके जबड़े में पहली गोली मारता है और उसके बाद फिर उसके शरीर में गोलियों की बौछार कर देता है। तो पाक समर्थित लोग आए थे इन पे अत्याचार करने के लिए, लेकिन फिर उनका साथ और सहयोग यहाँ के कश्मीर के, भारत अधिकृत कश्मीर के स्थानीय लोगों ने दिया था और फिर हिंदुओं के पड़ोसी मुस्लिमों ने दिया था। इन्होंने रेकी की थी, उनके बारे में सूचनाएं बताई थी कि इनके घरों में कहाँ छुपने की जगह है, कहाँ पे हथियार रखते हैं, हथियार हैं या नहीं है, वहाँ पे कैसे जाया जा सकता है। ये सब पहले से इनके पास सूचनाएं आतंकवादियों के पास पहुँचाई जा चुकी थी और इस तरह से इस सब तरह की घटनाएं होती हैं। यही बिट्टा कराटे बाद में तमाम टीवी चैनलों पर खुलेआम स्वीकृत, अपने आपराधिक कुकृत्यों की स्वीकृत करने के बाद भी इसे सज़ा दिलाने में न्यायपालिका या प्रशासन समर्थ नहीं हो सका कभी भी। यह आधुनिक सभ्य समाज के मुंह पे एक बहुत ही करारा तमाचा है। आजकल के लोग जिस जगमोहन को इन सब घटनाओं का ठीकरा जिनके ऊपर फोड़ करके उनको दोषी बताने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने ही सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों को देश विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण निकालना शुरू कर दिया था। इससे पहले किसी ने ऐसा दुस्साहस या ऐसा साहस दिखाने का प्रयास, किसी ने भी ऐसा कर दिखाने का साहस नहीं किया था। उन्होंने ही किया था और उन्होंने ही जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का निर्माण किया और वहाँ पे हज़ारों विस्थापित हिंदू परिवारों को रोज़गार दिया। और इसलिए जम्मू कश्मीर के हिंदू उनको मसीहा मानते हैं, उनको और बाला साहब ठाकरे को अपना मसीहा मानते हैं, गुरु तेग बहादुर जी के बाद। कश्मीर की इन घटनाओं पर एक वामपंथी कमीशन बनी थी, वामपंथी कमेटी बनी थी, PUCL। ये एक वामपंथी कमीशन थी और इसने अपनी रिपोर्ट में जगमोहन को दोषी ठहराया और अपनी ही सेना और प्रशासन को उल्टा कटघरे में खड़ा कर दिया है इन सब घटनाओं के लिए और कह दिया कि ये लोग तो वहाँ के मुसलमानों पे अत्याचार करते हैं। इस तरह से करके खूब ज़्यादा कुप्रचार चलाया। इस सब वजहों से वहाँ का सच कभी भी बाहर नहीं आ सका, क्योंकि वहाँ के स्थानीय रिपोर्टर खौफ में थे या फिर आतंकवादियों को जिन पे भी संदेह था कि ये खबरें बाहर भेज सकते हैं, उनको पहले ही मार दिया गया था। जो बचे खुचे थे वो उन्हीं का आतंकवादियों का ही राग अलाप रहे थे। वो जो अलाउ करते थे वही बोलते थे, वही बाहर जाता था, अन्यथा उनकी भी वैसे ही दुर्दशापूर्ण मृत्यु हो जाती, मार दिए जाते। इस PUCL कमेटी ने आरोप लगाया कि जगमोहन ने ही कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया है। उन्होंने उनको भगाने के लिए सरकारी ट्रक उपलब्ध कराए, लेकिन जब लोगों ने इस कमेटी से सवाल किया कि उन ट्रकों के नंबर बताए तो इसने कोई जवाब नहीं दिया और चुप रह गए। इस कमेटी की भरपूर आलोचना हुई, क्योंकि इस कमेटी ने किसी भी पीड़ित परिवार से मिलने में कोई रुचि नहीं दिखाई। उल्टा ये मुसलमानों, कट्टरपंथियों, अलगाववादियों से ही मिलकर उनको महिमामंडित करने में और उनको पीड़ित दिखाने में ही लगी रही।
हत्यारा यासीन मलिक मकबूल बट को फांसी देने वाले जज नीलकंठ गंजू की हत्या की स्वीकारोक्ति करता है बीबीसी के टॉक शो हार्ड टॉक में। इसके बावजूद भी उसको सज़ा देने का कोई प्रयास नहीं किया गया, बल्कि मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री उसको मिलने के लिए सरकारी आवास में या फिर कार्यस्थल पर कहीं मिलने के लिए भी बुलाते हैं। हद है बेशर्मी की, हृदयहीनता, बेशर्मी की ऐसी मिसाल मिलना दुर्लभ है। राजीव गांधी बेनज़ीर भुट्टो से अपनी दोस्ती के चलते अफ़गानिस्तान के नजीबुद्दौला की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हैं, ये भी कम दोषी नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सब पूरी घटनाओं में अमेरिका समर्थित CIA, पाकिस्तानी ISI, बेनज़ीर भुट्टो, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के ज़ियाउल हक और अफ़गानिस्तान का तालिबान और पाक अधिकृत कश्मीर के लोग और फिर कश्मीर के स्थानीय मुसलमान ज़्यादातर इस पूरे हत्याकांड के दोषी हैं। ये सब भाग जाते हैं वहाँ से कश्मीरी पंडित, और फिर आजकल ये कश्मीर में उनके घरों पे कब्जा किए हुए लोग बैठे हैं जो कश्मीरियत की बात करते हैं। इससे पहले मुझे याद है बचपन में मैं जब रेडियो पे समाचार सुना करता था तो फिर भारत जनमत संग्रह की बात करता था। कश्मीर में जनमत संग्रह पाकिस्तान से कराने की बात करता था कि वहाँ के लोग कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि तब उस समय वहाँ पे कश्मीर में हिंदू बहुसंख्यक थे और वो भारत के साथ रहना चाहते थे। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद में कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हो गया, वहाँ पे वो बिल्कुल ही ना के बराबर रह गए और वहाँ पे जो कट्टरपंथी नालायक रह गए जिहादी, वो लोग पाकिस्तान के खुले समर्थक हो गए और तब पाकिस्तान भारत पे दबाव बनाने लगा कि अब आप जनमत संग्रह कराइए कि ये कहाँ जाना चाहते हैं। यह एक प्रमुख पॉइंट है जो मैंने इस विषय पे रिसर्च के दौरान बचपन में इस विषय को जब मैं इन सब घटनाओं को समझने में सक्षम हुआ तो फिर उस समय मैंने जो समाचार सुने थे आज तक उसकी स्मृति मुझे है। तो इस तरह से इतने लोग दोषी थे। हाँ, दोषी हमारे तत्कालीन सरकारें, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनसे पूर्व के कुछ सरकारें, राजीव गांधी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, ये लोग उनसे पूर्व जब ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा था तो उस पर चुप्पी साधे रहे, कोई भी एक्शन उन्होंने नहीं लिया ताकि भविष्य में होने वाली इन घटनाओं को रोका जा सके। और इस तरह से धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनी और बेहद ही सुनियोजित तरीके से मस्जिदों से ऐलान किए गए, बाकायदा ऐसे ऐलान होते थे कि कश्मीरी पंडितों भाग जाओ, और उसके बाकायदा नारे लगते थे। उसका कोई कविता है, रची गई है, जो ये पढ़ते थे इनको भगाने के लिए। वह कविता थी जो नारे लगते थे, जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लर्जन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है, हम क्या चाहते आज़ादी। आज़ादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लाहा। अगर कश्मीर में रहना होगा अल्लाहु अकबर कहना होगा। ऐ जालिमों, ऐ काफिरों, कश्मीर हमारा है, यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफ़ा। गालिब गालिब या चालिब, मतलब हमारे साथ मिल जाओ या मरो और भाग जाओ। ये इस तरह के नारे सार्वजनिक बाज़ारों में लाउड स्पीकरों पर और मस्जिदों से लगाए जाते थे। इससे मुसलमानों को भड़काया जाता था और शायद 1% से भी कम मुसलमान थे जिन्होंने इन सब का विरोध किया हो कि तुम गलत कर रहे हो, हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारा का विरोध कर रहे हो। मैं इसका उदाहरण देने के लिए 2 घटनाएं बताऊंगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, उस समय इससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना का भारतीय राजनीति में कोई कद नहीं था, लेकिन सारे मुसलमान उसके पीछे खड़े हो गए और उसकी बात का समर्थन किया। किसी भी मुस्लिम ने इस बात पर उसका विरोध नहीं किया कि तुम हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे का विरोध कर रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे आज ओवैसी जब 15 मिनट पुलिस हटा लेने की बात पर हिंदुओं के नरसंहार की बात करता है, तो कोई भी मुस्लिम उसका विरोध नहीं करता है कि हे ओवैसी तुम हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे का विरोध कर रहे हो, और बल्कि मुस्लिम यूथ उसको अपना आइकान मानते हैं। ये इनकी इस्लामिक स्ट्रेटजी है सिविल वार की, जो ये बार बार अपनाते रहते हैं और चाहते हैं कि मूर्ख जो नॉन बिलीवर्स हैं वो इन पे आँख मूंद के विश्वास करते रहें। इनका मानना है कि अल्लाह इनके विरोधियों के
बुद्धि को ऐसा भ्रमित कर देता है कि वे लोग इनकी बात पे यकीन करते रहते हैं और ये लोग उनको मनचाहे ढंग से काट सकते हैं। तो इस फिल्म के माध्यम से, द कश्मीर फाइल फिल्म के माध्यम से हमने यह जानने का प्रयास किया कि हकीकत में जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में 19 जनवरी 1990 और उससे पहले 1989 से ही क्या होना शुरू हुआ था और कैसे कैसे उसकी भूमिका बनी थी और कौन कौन लोग इसके गुनहगार थे। अब इस फिल्म पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यह फिल्म एक दरअसल मास्टरपीस है। इसमें कुछ नहीं किया गया है, केवल इन जो पीड़ित परिवार हैं इनके घटनाओं को फिल्मा करके और आपस में जोड़ करके एक फिल्म को कहानी कहने के माध्यम से बना दिया गया है। और फिल्म बहुत अच्छी है। सभी किरदारों ने बहुत अच्छा न्याय किया है अपने अपने किरदार के साथ और उनका ख़ास तौर से अनुपम खेर का एक्टिंग अपनी आँखों के माध्यम से दहशत और भय को दिखाने का जो उन्होंने अभिनय किया है, यह यूनिक है। देख करके वह दृश्य जैसे एकदम से जीवंत हो जाता है, लगता है जैसे हम उसी समय, उसी कालखंड में घूम करके चले आए हैं। हमने जैसे टाइम ट्रेवल कर लिया हो उस काली रातों के समय का। और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बहुत ही अच्छे ढंग से कहानी को कहा है, मतलब डायरेक्शन और उनका शोध इस विषय पर बहुत ही अच्छा है। और उनका साहस सबसे बढ़कर इस फिल्म की पूरी टीम का और विवेक रंजन अग्निहोत्री का साहस मायने रखता है। उन्होंने सच्ची बात को दिखाने का साहस किया, तमाम तरह की धमकियों के बावजूद भी जो आज तक उनको मिल रही हैं। यह स्तुत्य प्रयास है और सभी को यह फिल्म, कम से कम हर भारतीय को यह फिल्म अवश्य देखनी चाहिए, ताकि हमारे देश में विभिन्न जगहों पर ऐसे मिनी कश्मीर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, इनसे सचेत होकर के इन पे रोक लगाने के सार्थक प्रयास किए जा सकें। अभी कुछ समय पहले की बात थी, यूपी की ही किसी मस्जिद में रॉकेट लॉन्चर तक मिलते हैं, हथियार मिलते हैं। तो ये किसके लिए मिलते हैं? मैं अपनी बात के समर्थन में इस न्यूज़ को रखूँगा। इसी के बाद में कोई दूसरी न्यूज़ किसी भाजपा नेता की बेटी के किसी के साथ भाग जाने की बात को इतना ज़्यादा चलाया गया कि इस न्यूज़ को दबा दिया गया। ये सब तरह के प्रोपेगेंडा हमारे यहाँ खूब होते रहते हैं। तो यह फिल्म बहुत अच्छी है और कम से कम हर भारतीय को इस फिल्म को अवश्य देखना चाहिए, ताकि इस्लामिक सिविल वार की स्ट्रेटजी को समझा जा सके और इसका पुनः पुनरावर्तन ना हो, कोई और इसका फिर से शिकार ना हो, किसी भी अन्य हिस्से में देश के कोई और भी इसका शिकार ना हो। मैं पूरे मुस्लिम समुदाय को इसका दोष नहीं दूंगा, लेकिन अच्छे कहे जा सकने वाले मुस्लिम बहुत कम हैं। पाकिस्तान जब बटा तो वहाँ पे शिया, सुन्नी और अहमदिया थे। अहमदिया सबसे एडवांस मुस्लिम समझे जाते हैं, जिनका मानना होता है कि जो पैगंबर आते हैं वह केवल इस्लाम में ही नहीं आए हैं, इससे पहले भी आते रहे हैं और मोहम्मद साहब के बाद भी आते रहेंगे। और यह दूसरे समुदायों में, मतलब दूसरे धर्म में भी आते रहेंगे, जैसे हिंदू हैं, ईसाई हैं, इनमें भी आते रहेंगे। कोई इसमें इस्लाम की ही मोनोपोली नहीं है। तो पाकिस्तान के शिया सुन्नी ने पहले तो शिया, सुन्नी, अहमदिया तीनों ने मिलकर वहाँ के हिंदू और सिखों को निपटाया। जब वो मतलब दशमलव की संख्या में उनका प्रतिशत रह गया हिंदू और सिखों का पाकिस्तान में, तब वहाँ के शिया और सुन्नी मुस्लिमों ने कहा कि अहमदिया तो असली मुस्लिम नहीं है, इनके खिलाफ मोर्चा खोला। जब अहमदिया को निपटा दिया, अब आज के ये हालात हैं पाकिस्तान में कि वहाँ के सुन्नी कहते हैं कि शिया असली मुस्लिम नहीं है और इनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इनको निपटाने में लगे हुए हैं। मतलब ये लड़ते रहेंगे, इन्हें चैन से रहना नहीं है, चाहे जो हो जाए। तो अच्छे बुरे मुस्लिमों का कॉन्सेप्ट अलापने वालों के लिए ये मेरा जवाब है। आप इस पे होमवर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको फिल्म से बहुत मिर्ची लगी हो तो फिर लगती रहे। फिल्म जो भी घटनाएं हुई थी उनको उसी रूप में पूरी तरह से चित्रित कर नहीं की है, यह असभ्यता होगी। उतना भयानक तरीके से चित्रित करना कठिन है, तो फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कैसा कैसा क्या क्या हुआ होगा। फिल्म ने बहुत ही संयम बरत के इन घटनाओं का चित्रण किया है, लेकिन फिर भी वह इतना भयंकर है, यह सच्चाई इतनी तीखी है कि फिर वामपंथियों और गुनाहगारों की मिर्ची लगी हुई है। पाकिस्तान, चीन तक इससे जले हुए हैं और उनकी हिली पड़ी हुई है, क्योंकि उनके बहुत पुराने एजेंडे को यह एक फिल्म ही धराशायी करती है। कहते हैं हज़ारों वर्षों का अंधेरा हो, उसको दूर करने के लिए सिर्फ एक दिया जलाना काफ़ी है और वो समाप्त हो जाएगा।